नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ शुरू हुआ बीजेपी का नवीन युग। भाजपा के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का परिचय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के युवाओं की भाषा में मिलेनियल कहकर किया। पीएम ने कहा पार्टी में वो एक कार्यकर्ता है और नितिन नवीन उनके बॉस है। इस मौके पर बीजेपी के 45 साल के सफर की उपलब्धियों के साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को अपना लक्ष्य बताया। क्या 45 साल के नितिन नवीन के साथ भाजपा एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही है, जहां राजनीति परिवार से नहीं बल्कि मेरिट से तय होगी। भाजपा की लगातार जीत के साथ ही पार्टी को आखिर प्रधानमंत्री ने क्यों याद दिलाया कि जो कांग्रेस की बुराइयों से बचेगा वही देश में आगे बढ़ेगा। होगी चर्चा विशेष मेहमानों से। इसी के साथ बताएंगे आपको तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आया है। उधर स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से इंडिया पवेलियन में दिखी भारत की विकास गाथा। इन सभी खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं न्यूज नाइट की हेडलाइंस पर। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह की मौजूदगी में नितिन नवीन ने संभाली भाजपा अध्यक्ष पद की कमान। कहा पीएम मोदी से मिली राष्ट्र सेवा की प्रेरणा। दोहराई 5 राज्यों के लिए आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी को विजयश्री दिलाने की प्रतिबद्धता। प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन को बॉस कहकर दी बधाई। भाजपा अध्यक्ष को बताया मिलेनियल पीढ़ी का प्रतिनिधि। परिवारवाद और घुसपैठ पर भी जमकर बरसे पीएम। पश्चिम बंगाल में ताक पर कानून व्यवस्था। फरक्का चाकुलिया के बाद सोनाखाली और संदेशखाली में भी एसआईआर सुनवाई केंद्रों में तोड़फोड़। भाजपा ने टीएमसी पर लगाया प्रक्रिया बाधित करने का आरोप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर भारत की दिखी धमक। इंडिया पवेलियन में उमड़ी वैश्विक निवेशकों की भीड़। महाराष्ट्र सरकार ने भी किए 14.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश समझौते। लेह में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज। उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने किया उद्घाटन। 21 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के खिलाड़ी प्रतिस्पर्धाओं में ले रहे हैं हिस्सा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 45 वर्षीय नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भाजपा के भीतर लोकतंत्र और संगठनात्मक अनुशासन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में 45 वर्षीय नितिन नवीन ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यभार ग्रहण किया। संगठन पर्व की प्रक्रिया के तहत हुई नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी भाजपा के भीतर लोकतंत्र और संगठनात्मक अनुशासन का प्रतीक है, जिसका पालन प्रधानमंत्री स्वयं करते हैं और कहते भी हैं कि वे भाजपा कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके बॉस। लोगों को लगता होगा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, 50 साल की छोटी आयु में मुख्यमंत्री बन गए, 25 साल से लगातार हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहे हैं। ये सब अपनी जगह पे हैं, लेकिन इन सबसे भी बड़ी चीज मेरे जीवन में है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं एक कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। भारत में बहुत सारे बदलाव देखने वाले मिलेनियम पीढ़ी के नितिन नवीन को पीएम मोदी ने युवा, ऊर्जा और भरपूर अनुभव वाला नेता बताया। उन्होंने कहा खुद से बड़ा दल और दल से बड़ा देश भाजपा का संस्कार है और इसी भाव के साथ बीते 11 वर्षों में सरकार ने अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। उन्होंने घुसपैठियों को संरक्षण देने वाले राजनीतिक दलों से सभी को आगाह रहने को कहा और अर्बन नक्सल के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर चिंता व्यक्त की।
अर्बन नक्सल का दायरा इंटरनेशनल हो रहा है। अब देश समझ गया है अर्बन नक्सलों के कारनामे। भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए अर्बन नक्सली लगातार कोशिशें कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं। अर्बन नक्सलियों के इस गठजोड़ को हमें संगठन की ताकत से, वैचारिक ताकत से और हमारे परिणामकारी इतिहास को बुलंदी दे करके उनको परास्त करना है, उनको तोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस की मौजूदा स्थिति को लेकर भी उसे घेरा। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। आज कांग्रेस 100 सीटों के लिए तरस गई है। कांग्रेस अपने इस घनघोर पतन की कभी समीक्षा नहीं करती, क्योंकि अगर समीक्षा करेंगे, ये पतन के कारणों की ओर जाएंगे, तो फिर उसी परिवार पर सवाल उठेंगे। जिस परिवार ने कांग्रेस पर कब्जा करके रखा है और इसलिए बहाने ढूंढते रहते हैं, पतन की तरफ सही कारण ढूंढने की हिम्मत तक खो चुके हैं वो लोग। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने सामाजिक न्याय के नारे को सच स्वरूप में जमीन पर उतारा है। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण की योजनाओं को सरकारी फाइलों से निकालकर गरीबों के घर तक पहुंचाया गया है। पीएम ने कहा कि माताओं बहनों की पीड़ा उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखी है और तब जल जीवन मिशन लेकर आए और सिर्फ 5-6 सालों में 12 करोड़ से ज्यादा परिवारों को नल से जल की सुविधा से जोड़ा गया। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। बिहार के बांकीपुर से 5 बार के विधायक का साधारण कार्यकर्ता से लेकर असाधारण पद का सफर तय करते हुए बीजेपी नेता नितिन नवीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। नितिन नवीन का चुनाव भाजपा में पीढ़ीगत बदलाव का बड़ा संकेत है। नितिन नवीन ने पद संभालते ही पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु को अपना लक्ष्य बताया। पदभार ग्रहण करने के बाद भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बुधवार को बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। और आखिरकार नितिन नवीन के रूप में भाजपा को सबसे युवा अध्यक्ष मिल गया। नितिन नवीन के निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर दिल्ली मुख्यालय से लेकर पटना स्थित उनके आवास के बाहर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। अपने पहले संबोधन में नितिन नवीन ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सबके लिए मार्गदर्शक बताते हुए विकसित भारत के संकल्प को दोहराया। नए भाजपा अध्यक्ष ने आने वाले 5 राज्यों में चुनाव के लिए हर हाल में विजयश्री को अपना लक्ष्य बताया। सत्ता को सेवा का माध्यम बनाते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 25 वर्षों में जिस प्रकार से सरकार के मुखिया के रूप में गुजरात में और अब देश के प्रधानमंत्री के रूप में भारत के विकास में लगातार आप काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका प्रेरणादायी नेतृत्व हम जैसे नए कार्यकर्ताओं के लिए, हम जैसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए एक मापदंड है जिसको हम लोग निश्चित रूप से आपसे सीखते हैं। और मैं तो कहूंगा कि जिस सुशासन को मॉडल को आपने पूरे देश और विश्व में स्थापित किया है, अन्य सभी राज्य सरकारों को भी उस मॉडल के साथ काम करना चाहिए। अगले कुछ महीने में तमिलनाडु, असम, बंगाल, केरल और पुडुचेरी में चुनाव होने जा रहा है और वहां की डेमोग्राफी की पूरी चर्चा हो रही है। किस प्रकार से बदले हुए डेमोग्राफी में वहां चीजें बदल रही हैं और हमारे लिए अपने आप में एक चुनौती है, लेकिन हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि भाजपा का कार्यकर्ता अपने संघर्ष और परिश्रम के बल पर इन 5 राज्यों में सशक्त भाजपा का नेतृत्व प्रदान करने जाएगा। नए भाजपा अध्यक्ष को लेकर भाजपा नेताओं और केंद्रीय मंत्रियों ने खुशी जाहिर की। नवीन युग प्रारंभ हुआ है, उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयां प्राप्त करेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सोचता है कि एक दिन हम बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकते हैं
और किसी भी सर्वोच्च पद पर वो पहुंच सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी ही है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे बैठा है। पहले भी हमारे कार्यकर्ता ही अध्यक्ष होते रहे, लेकिन ये दूसरे पार्टी में, कांग्रेस में नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गौरव का पल है कि मात्र 45 साल की उम्र में आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के वो अध्यक्ष बने हैं। ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी गौरव का क्षण है कि एक 45 वर्ष का नौजवान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के असंख्य कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा दिन, ऊर्जावान, क्षमतावान और नौजवान राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिला, और बिहार के लिए तो और भी बड़ा दिन है। बिहार में दीपावली, होली साथ में मन रही है। नितिन नवीन के तौर पर भाजपा अध्यक्ष की चुनाव पीढ़ीगत बदलाव का एक बड़ा संकेत है, जो ये साफ दिखलाता है कि बतौर एक राजनीतिक दल भाजपा में अध्यक्ष का चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जहां देश सेवा, समर्पण और जमीनी नेतृत्व और मेहनत को सही समय पर सही जगह दिया जाना परंपरा का हिस्सा है। 45 साल की बीजेपी और 45 साल का नया बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, जिनकी तस्वीर अब जेपी नड्डा की जगह पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर लग चुकी है। यह एक बड़ा संदेश भी है और एक बड़ा संकेत भी है कि देश की सियासत में आने वाले दिनों में युवाओं की भागीदारी बढ़ सकती है। कैमरामैन अजित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो भारतीय जनता पार्टी नितिन नवीन के साथ किस तरह से आने वाले समय के लिए, यानी कि भविष्य के लिए पार्टी को तैयार कर रही है, क्या संकेत, क्या संदेश है इस बड़े चुनाव के, इस बड़े चेहरे के, इस पर विस्तार से बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं
रिश्ते बन रहे हैं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पदभार ग्रहण करने के बाद बुधवार को बड़ी बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। किस तरह से पार्टी अब नए अध्यक्ष के साथ आगे बढ़ेगी, इसी पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। उससे पहले हम आपको बता दें, हमारा आज का विशेष है बीजेपी के नवीन युग की शुरुआत। हमारे साथ दो पत्रकार जुड़ रहे हैं। अनंत विजय वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनंत जी, आपका बहुत स्वागत है। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहूंगी, हालांकि बधाइयों का एक लंबा दौर चला है और कई तरह की चुनौतियों की चर्चा हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिन बातों को आज उस मंच से रखा, जहां एक तरफ उन्होंने बहुत साफ संकेत दिया जब उन्होंने कहा कि नितिन नवीन मेरे बॉस हैं और मैं एक कार्यकर्ता हूं, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत संगठन पर्व के साथ एक तरह से ये प्रक्रिया संपन्न हुई है, लेकिन इसके साथ कई ऐसी बड़ी चुनौतियां भी हैं क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में कई बड़े नाम भी सामने आए थे। तो क्या आपको लगता है आज इस मंच से उस पर जितनी चर्चाएं होनी थी उन्हें समाप्त करके अब पार्टी एक नए युग, एक नए सफर के लिए यहां से बढ़ेगी? ऋतु जी, चर्चा तो इनको सर्टिफिकेट मिलने के साथ या कहिए पिछले वर्ष 16 दिसंबर को जब इनको कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था उसके साथ ही चर्चाओं को विराम लग गया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने नितिन नवीन जी को अपना बॉस सार्वजनिक रूप से बताकर बहुत गहरे निहितार्थ वाला वाक्यांश उन्होंने इस्तेमाल किया है और उन्होंने संदेश दे दिया है कि भैया अब कुछ भी जो भी अपने को बड़ा छोटा न समझे, क्योंकि पद सबसे बड़ा होता है और नितिन नवीन सिर्फ मेरे बॉस हैं तो इसका मतलब आप सब लोगों के बॉस हैं। तो ये समझ लीजिए कि उनके साथ किसी भी तरह की कोई छूट लेने का प्रयास न करे, कोई किसी उनको हल्के में लेने का प्रयास न करे, क्योंकि नेतृत्व युवा है और युवा नेतृत्व को स्थापित करने की जिम्मेदारी जो है वो उनके पूर्व की पीढ़ी पर है। इस दायित्व को समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा वक्तव्य दिया। लेकिन आज जो रेखांकित करने वाली बात ऋतु जी सबसे बड़ी ये है कि आज जिस प्रकार से पीढ़ीगत बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हुआ है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अवधेश जी बैठे हैं यहाँ, वो तो वरिष्ठतम पत्रकार हैं, तो अवधेश जी ने को मैं सिर्फ उनके सम्मुख ये याद दिलाना चाहता हूँ कि 2013 में भी एक पीढ़ीगत परिवर्तन गोवा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में होना था और तब पूरे देश ने देखा था कि किस प्रकार से वरिष्ठ पीढ़ी के लोगों ने उस पीढ़ीगत बदलाव में बाधा डालने का प्रयास किया था और बहुत सारे लोगों को उस समय सियासी बीमारी हो गई थी। कुछ लोग एक दिन में लौट गए थे, कोई 2 दिन में लौट गए थे। अडवाणी जी ने तो पत्र ही लिख दिया था। तो पीढ़ीगत बदलाव को, युवाओं को जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हस्तांतरित किया, इसको रेखांकित करने की आवश्यकता है। चुनौतियों पर सब पर हम बात कर लेंगे, लेकिन एक विजनरी लीडर वही होता है जो अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने सामने तैयार करके उसको उस भूमिका के लिए छोड़ देता है कि आप जाइए, और यही काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। जी, अनंत विजय जी, आपने बहुत ही सटीक बात की है किसी भी बड़े नेता के लिए। और अगर हम पिछले 10 साल में देखें, 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को एक नई राजनीतिक ऊंचाई तक पहुंचाया है, चाहे वो केंद्र के चुनाव हो या फिर राज्यों के चुनाव हो। आज 21 ऐसे राज्य हैं जिसमें एनडीए नीत, भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए सरकारें इस समय स्थापित हैं। अवधेश जी, बिहार को चुनना, बिहार के एक ऐसे चेहरे को चुनना, 5 बार के बांकीपुर के विधायक हैं, एक साधारण कार्यकर्ता से असाधारण पद तक, इस चुनाव को भी आप किस तरह से देखते हैं उस संदर्भ में जिसका जिक्र अभी अनंत विजय जी ने किया है? बिहार जैसे राज्य जहां पर अभी अपना मुख्यमंत्री नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनना एक बड़ी हिम्मत की बात है, एक बड़ा संदेश भी है। नहीं, अनंत विजय जी ने कई लोगों के दुखती रग को छेड़ दिया है, क्योंकि उस श्रेणी में बहुत सारे लोग अभी थे, प्रधानमंत्री को इसीलिए बोलना पड़ा है। और जो कुछ कार्यालय से लेकर बाहर चल रहा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये बताया है ना कि इस समय 25 वर्ष का मेरा, कहते हैं कि 25 वर्ष का मेरा सत्ता है लगातार, मैं ऐसा प्रधानमंत्री हूँ, इतनी मेरी शक्ति है, सब कुछ है, लेकिन मैं एक कार्यकर्ता हूँ। और उस नाते नितिन नवीन जी मेरे भी बॉस हैं। अध्यक्ष नहीं कहा है उन्होंने, मतलब बॉस शब्द का प्रयोग किया है, तो जाहिर है कि वो, और उस समय जो जिसकी बात करें 2013 में भाजपा में एक बड़ी एनार्की सिचुएशन था। आज की स्थिति में कोई एक ऐसा नेता जिसकी पूरी मान्यता हो, जिसने अपने कार्य से
अपने व्यवहार से, अपने भाषणों से देश को आलोड़ित करके भाजपा के पक्ष में खड़ा किया हो, चुनाव जिताया है और आइडियोलॉजी पर इतना सत्ता के माध्यम से काम कर दिया हो, ये कोई था ही नहीं। तो इस समय नरेंद्र मोदी जी की ऑथोरिटी जो है, मैं तो इतनी ऑथोरिटी कभी देखा ही नहीं जीवन में। तो ये इतनी ऑथोरिटी है कि वो जो उन्होंने कहा है, और चूंकि इस समय जितने नेता दिख रहे हैं पद वाले, तो सबको इन्हीं लोगों ने लाला करके जगह दिया है। तो उन सबके लिए एक संकेत भी है ये कि मैं इनको बॉस मान रहा हूं, मैंने ही आपको लाया है। अवधेश जी, आप खुद बिहार से है, बिहार इनका गृह राज्य है, वहां पे एक तरह से कार्यकर्ताओं में भी एक बड़ा जोश देखा गया, खुश वहां के लोग, और भारतीय जनता पार्टी को एक नई ऊर्जा मिलती दिखाई दे रही है बिहार में। देखिए, ऐसा है कि ये बात सही है कि चूंकि बिहार के अध्यक्ष है, मैं भी बिहार का हूँ, आनंद जी भी बिहार के हैं, सब बिहार के हैं, और बिहार में निश्चित रूप से अभी जो बाहर भीड़ लगी थी कार्यालय में, उसमें भारी संख्या बिहार के लोगों की थी। मैं जा रहा हूँ, बिहार भवन भरा हुआ है, बिहार निवास में जो है लोग भरे पड़े हैं चारों ओर। तो बिहार में एक प्रसन्नता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बिहार को केंद्र करके ऐसा ये कदम उठाया हो, ये ऐसा नहीं है। ये इसके कारण नहीं उठाया होगा कि बिहार का चुनाव हो गया था, लेकिन बिहार से भी उठाया है। बिहार से कोई अध्यक्ष नहीं हुआ था, और बिहार को लेकर के दुर्भाग्य से कई राज्यों में कि ऐसे कई नेता हैं जो कि बातचीत में अभी भी नकारात्मक टिप्पणी करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी में भी है। तो अगर उस रूप में प्रधानमंत्री ने सोचा है, क्योंकि अभी तक मेरे सामने अभी तक एक क्लैरिटी नहीं हुई है कि क्या क्या सोचा गया होगा। मैं एक अनुमान लगा सकता हूं, क्योंकि सोचने वाले से हमारी बात नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने ये मान के ये घोषणा किया है कि हमको 50 साल तक आगे शासन करना है, अमित शाह जी घोषणा कर चुके हैं, पहले जेपी नड्डा घोषणा कर चुके हैं, प्रधानमंत्री इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं, और आज उन्होंने चुनौती किया 2047 का। तो वो जब घोषित कर रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, तो जाहिर है 2047 विकसित भारत बनाना है। मिलेनियल का प्रतिनिधि बताया नितिन नवीन को। अनंत विजय जी संकेत साफ दिए हैं, जिस पीढ़ीगत परिवर्तन का जिक्र हम कर रहे हैं, उस पीढ़ीगत परिवर्तन के साथ उन्होंने ये बता दिया कि पार्टी आने वाले 25 से 30 साल में किन युवाओं के कंधों पर अब आगे बढ़ने जा रही है, किन युवाओं के सपनों को लेकर आगे बढ़ने जा रही है। और उन्होंने इस मंच से एक बार फिर दोहराया कि राजनीति में वो युवा आएंगे सामने जिनके परिवार में वो पहले होंगे राजनीति में उतरने वाले। ऋतु जी, ये तो उन्होंने संदेश दिया ही, युवाओं को नेतृत्व देकर युवाओं को अपने तरफ लाने का संदेश भी है, युवाओं को एक मतलब आशा देने का काम भी है। लेकिन एक और खास बात जो नितिन नवीन के चुनाव में मुझे दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी येन केन प्रकारेण या परोक्ष रूप से जातिगत राजनीति से भी ऊपर उठ रही है। ऋतु जी, अगर आप देखिए तो नितिन नवीन जिस जाति से आते हैं, पहले ये देखा जाता था कि ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, इसके इतने परसेंट वोट है, इसके इतने परसेंट वोट है। लेकिन नितिन नवीन को चुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे जाति के व्यक्ति को चुना है जिसका वोट बहुत कम है, जिसकी संख्या बहुत कम है। और सिर्फ ये काम सिर्फ यही नहीं हुआ है ऋतु जी, बिहार के अगर अध्यक्ष को देखिए, जो सरावगी साहब को वहां अध्यक्ष बनाया, उनकी जाति की संख्या जो संभवतः वो मारवाड़ी हैं, तो उनकी संख्या भी नगण्य है। तो ये दो जो नियुक्तियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरपरस्ती में हुई है, ये दो बहुत बड़े संदेश हैं कि जाति पाति की राजनीति से भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठना चाहती है, और जो एक भारतीय और भारतीयता की अवधारणा पर आइडियोलॉजिकली वो बढ़ना चाहती है, उसकी शुरुआत उसने अपने घर से की है। एक कायस्थ को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना और मारवाड़ी को बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ये बहुत बड़ा निर्णय है। जबकि एक तरफ जो क्षेत्रीय दल हैं वो जातिगत आधारित राजनीति कर रहे हैं, वैसे में एक राष्ट्रीय दल का इतना साहसिक निर्णय लेना, मुझे लगता है इसको भी रेखांकित किया जाना चाहिए। तो मैं इसको सिर्फ यही दो देखता हूं, एक पीढ़ीगत बदलाव के तौर पर कितना स्मूथली ट्रांजिशन, और दूसरा जाति पाति की राजनीति पर प्रहार। अनंत विजय जी, प्रधानमंत्री ने कई और बड़े संकेत भी दिए, जहां उन्होंने बड़ी चुनौतियों की बात की, उन्होंने घुसपैठियों की समस्या की बात की, उन्होंने परिवारवाद की बात की। लेकिन उन्होंने जब कांग्रेस पर जो कटाक्ष किया, क्या वो कांग्रेस पर ही कटाक्ष था या भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जीत के रिकॉर्ड कायम कर रही है, उसे भी सोचने के लिए थोड़ा सा उन्होंने एक संकेत दिया है इस कटाक्ष के साथ कि कांग्रेस की बीमारियों पर सोचने की जरूरत है, जो उन बीमारियों से ग्रस्त रहेगा वो देश में आगे नहीं बढ़ पाएगा।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो वाक्य होते हैं और बहुत सावधानी से चयन करते हैं और वो कई जगह एक तीर से कई निशाने साधते हैं। एक तरफ तो उन्होंने कांग्रेस को बहुत तगड़ा मारा, जिसको कहते हैं ना कि एकदम सीधा सीधा उनको बता दिया कि परिवार को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हार की समीक्षा नहीं करती और यही उसकी दुर्दशा का कारण है। दूसरी तरफ आपने ठीक इशारा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी के लोगों को भी लगातार चुनाव की समीक्षा करते रहने का एक तरह से संकेत नहीं दिया, बल्कि एक रास्ता दिखाया है कि आप हर चुनाव के बाद समीक्षा करिए। और मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सफलता का कारण है उसमें यही है ऋतु जी, कि ये चुनाव दर चुनाव न सिर्फ बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी को हार का भी सामना करना पड़ा, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे हिमाचल हो, लेकिन हार की भी समीक्षा करने के साथ साथ जीत की भी समीक्षा उनके यहाँ होती है। ये एक उनको अलग राजनीतिक दल की श्रेणी में खड़ा करता है, क्योंकि अगर अब जब तक आप जीत के समय अपनी समीक्षा नहीं करेंगे कि किन बिंदुओं से, तो फिर उस जीत को रिप्लिकेट करने में आपको दिक्कत होगी। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण से कई संदेश निकले हैं। जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी संदेश है, जो आने वाली पीढ़ी है उनको भी संदेश है, और जो नितिन नवीन की टीम बनेगी युवाओं की, उनके लिए भी एक संकेत है। आपने संकेत दे ही दिया है, नितिन नवीन की जो टीम युवाओं की बनेगी, तो ये युवाओं की टीम क्या एक तरह से नए चेहरों के साथ पूरा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जहाँ एक तरफ युवाओं को साथ लेके चलना है, वहीं एक तमाम वो जो बड़े नेता हैं उनके साथ भी एक सामंजस्य कायम करते हुए आगे बढ़ना होगा नितिन नवीन को। तो वो कितनी बड़ी चुनौती होगी एक युवा नेता के लिए भारतीय जनता पार्टी के भीतर? प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा संगठन जो है वो परंपरा, अनुभव और सेवा भाव से चलता है। संकेत स्पष्ट है। परंपरा का मतलब वो अपनी परंपरा से, अनुभव का मतलब जो इनकी टीम बनेगी वो अनुभवी और युवाओं का मिक्स होगी, क्योंकि इनको मिलेनियम चाइल्ड बताया उन्होंने। तो प्रधानमंत्री ने अपने आज के उनके भाषण को डिकोड करने के लिए उनके शब्दों पर जाना पड़ेगा, और जिस प्रकार से उन्होंने इनकी टीम के बारे में भी संकेत कर दिया है कि वो अनुभवी नेताओं और युवाओं का एक सामंजस्य बनाने वाली टीम होगी, और मिक्स ऑफ बोथ जिसको कहते हैं ओल्डर लीडर्स एंड द न्यूअर लीडर्स का मिक्स होगा। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखना होगा कि नितिन नवीन की टीम जो है वो पुरानी टीम से मुक्त होती है या पुराने और नए का समावेश करके एक साथ चलती है। जी हाँ, बिल्कुल यही दिलचस्प होगा कि पुरानी टीम से मुक्त होती है या नए और पुराने चेहरों के साथ मिलकर आगे बढ़ेगी। ये एक बड़ी चुनौती होगी। आने वाले चुनाव एक चुनौती है, जिन चुनौतियों को लेकर नितिन नवीन ने बहुत साफ आज अपने वक्तव्य में भी कह दिया, अपने संबोधन में, कि तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उनके एक बड़े लक्ष्य होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी आपका भी, और अनंत विजय आपका भी हमारे साथ चर्चा करने के लिए। और वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बताएंगे आपको तमिलनाडु में फिर राष्ट्रगान का अपमान हुआ और क्यों ये मसला इतना बड़ा है। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India. जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India. यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना, खुद का बिजनेस। पर उसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माय क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें,
शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आरएन रवि के बीच एक बार फिर मामला राष्ट्रगान पर गर्मा गया है। आरएन रवि विधानसभा सत्र को बीच में छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने तमिल एंथम के बाद राष्ट्रगान बजाने की मांग की थी, जिसे स्पीकर अप्पावू ने मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में आरएन रवि सदन को संबोधित किए बिना ही कार्रवाई का बहिष्कार कर दिया। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि एक बार फिर विधानसभा से वॉकआउट कर गए। उन्होंने मांग की कि तमिल थाई वास्तु यानी तमिल गान के बाद राष्ट्रगान बजाया जाए। विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू ने इस मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद राज्यपाल बिना अभिभाषण पढ़े सदन से बाहर चले गए। ये तीसरा मौका है जब राज्यपाल ने उद्घाटन सत्र के दौरान ऐसा किया है। इससे पहले वे 2024 और 2025 के विधानसभा अभिभाषणों का बहिष्कार कर चुके हैं। फरवरी 2024 में आरएन रवि ने उद्घाटन भाषण के कुछ हिस्सों से असहमति जताते हुए उसे पढ़ने से इनकार कर दिया था और सदन से बाहर चले गए थे। राज्य सरकार का कहना है कि विधानसभा में स्थापित परंपरा के अनुसार तमिल गान का ही पाठ होता है, जबकि राजभवन इसे संवैधानिक मर्यादा का मुद्दा बता रहा है। वहीं राज्यपाल ने विधानसभा में अभिभाषण नहीं देने के 13 कारण भी बताए हैं। उन 13 कारणों में बताया गया है कि माइक को बार बार बंद किया गया, जिससे बोलने का मौका नहीं दिया गया। अभिभाषण में भ्रामक और असत्य दावे शामिल थे। 12 लाख करोड़ के निवेश के दावे गलत हैं। हकीकत में इसमें गिरावट आई है। महिलाओं की सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया और दुष्कर्म के मामले बढ़े हैं। नशे और ड्रग्स से युवाओं की बढ़ती आत्महत्या की भी अनदेखी की गई। दलितों पर अत्याचार और यौन हिंसा को भी पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। आत्महत्याओं के भयावह आंकड़े हैं, जिसके प्रति सरकार उदासीन है। शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। शिक्षकों की भी राज्य में भारी कमी है। पंचायत चुनाव को न कराकर लोकतंत्र के अधिकारों को छीना गया है। मंदिर प्रबंधन अव्यवस्थित है और भक्तों की भावनाओं की उपेक्षा की गई है। एमएसएमई को संकट में बताते हुए उन्होंने कहा कि उद्योगों का दूसरा राज्यों में पलायन हो रहा है। निचले कर्मचारियों में असंतोष है और शिकायतों को अनसुना किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने इसमें राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे को भी शामिल किया और कहा कि संवैधानिक कर्तव्य की अनदेखी की गई। तमिलनाडु विधानसभा में उस समय भारी हंगामा हुआ जब राज्यपाल आरएन रवि के सदन से वॉकआउट करने के बाद अध्यक्ष एम अप्पावू ने राज्यपाल के अभिभाषण का तमिल संस्करण पढ़ना शुरू कर दिया। इसी दौरान विपक्षी दल एआईएडीएमके के विधायकों ने भी सदन से वॉकआउट कर दिया। एआईएडीएमके ने डीएमके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। किसी भी सार्वजनिक मंच पर कोई यह निर्देश नहीं दे सकता कि राज्यपाल को क्या बोलना चाहिए। हमारा संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसके बावजूद आज विधानसभा में मीडिया की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई का ऑडियो और वीडियो पूरी तरह से रोक दिया गया। डीएमके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात तो करती है, लेकिन विधानसभा के भीतर भी कार्रवाई को जनता के लिए उपलब्ध कराने से इनकार कर रही है। राज्यपाल ने इस जन विधानसभा का अपमान करने वाले तरीके से आचरण किया है, जिसकी एक लंबी और गौरवशाली परंपरा रही है। मैंने भी हमेशा इस पद का सम्मान किया है। उसी भावना के तहत मैंने निर्देश दिया था कि राज्यपाल अभिभाषण दें। आज राज्यपाल के जाने के बाद जब मुख्यमंत्री ने बात की तो उन्होंने कहा कि एक नियम है कि वर्ष का पहला सत्र
राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू होता है। दुर्मुख इसे बदलने के लिए कदम उठाएगी, जैसा कि अन्य राजनीतिक दल भी करेंगे। वह खुद कल्पना कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि वह भारत के सुपर मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल की विधानसभा को संबोधित करने की उम्मीदों के बावजूद वॉकआउट ने एक बार फिर राजभवन और सरकार के बीच चल रहे टकराव को उजागर कर दिया, जिससे विधानसभा चुनावों से पहले एक राजनीतिक रूप से गर्मागर्म सत्र का माहौल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ये पहला मौका नहीं है जब राज्यपाल ने अपनी नाराजगी जताई है। इससे पहले भी वे 2024 और 2025 के विधानसभा अभिभाषणों का बहिष्कार कर चुके हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर लगातार बवाल जारी। कुछ पल नहीं दिशा दिखाए, मंजिल नहीं फिर दूर जब कुछ पल साथ बिताए। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल मेरे साथ रहेंगे जिंदगी भर। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। कुछ पल का साथ बन जाता है जिंदगी भर का साथ। LIC, हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। तालियां। UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। पश्चिम बंगाल में एसआईआर पर सियासी बवाल जारी है। एसआईआर सुनवाई के दौरान बासंती के सोनाखाली और संदेशखाली में एसआईआर केंद्र पर तृणमूल समर्थकों ने तोड़फोड़ की। इस बीच मुर्शिदाबाद के बिलडागा में हुई हिंसक घटनाओं पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए केंद्रीय बलों की तैनाती की बात कही है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। फरक्का और चाकुलिया के बाद अब बासंती के सोनाखाली में एक बार फिर एसआईआर सुनवाई केंद्र में तोड़फोड़ और उपद्रव की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस की मौजूदगी में ही प्रदर्शनकारियों ने कुर्सियां और मेजें तोड़नी शुरू कर दी, जिसके बाद हालात बिगड़ते देख प्रशासन को सुनवाई प्रक्रिया तत्काल रोकनी पड़ी। स्थिति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए मौके पर बारुईपुर पुलिस जिले के एसडीपीओ के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तो वहीं संदेशखाली में भी एसआईआर सुनवाई केंद्र पर तृणमूल समर्थकों ने तोड़फोड़ की। इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है।
इस बीच शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में हुई हिंसक घटनाओं को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को कोलकाता हाई कोर्ट ने कड़ा और अहम आदेश दिया है। माननीय मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और माननीय न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि बेलडांगा में उपलब्ध सीमा सुरक्षा बल की 5 कंपनियों की तैनाती सुनिश्चित की जाए और उनका पूर्ण रूप से उपयोग किया जाए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को यह निर्देश भी दिया गया है कि यदि स्थिति की गंभीरता बढ़ती है तो मुर्शिदाबाद में अतिरिक्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की कंपनियां तैनात की जाएं। भाजपा नेता दिलीप घोष ने कहा कि टीएमसी बार बार प्रक्रिया में भले ही बाधा डालने का प्रयास कर रही हो, लेकिन आयोग अपना काम बेहतर ढंग से सही समय पर पूरा कर लेगा। हम लोग चाहते हैं कि एसआईआर साफ सुथरा हो और जो सही में यहाँ वोटर होने का अधिकारी है उनको वोटर बनाया जाए, और कोई बिना डॉक्यूमेंट वाला व्यक्ति हो जिसका अधिकार नहीं है उसको वोटर लिस्ट अलग किया, इतना ही तो काम है और वो सुचारू रूप से हो रहा है। हाँ, उसमें व्यवधान डाल रहा है टीएमसी, अदालत में बार बार जा करके चुनाव कमीशन को परेशान करके, लेकिन मुझे जहाँ तक लग रहा है चुनाव कमीशन काफी सीरियस है, काम ठीक ठाक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पर सियासी बवाल के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। टीएमसी का कहना है कि एसआईआर से मतदाताओं में दहशत है, तो ही भाजपा का कहना है कि मतदान सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए। जो देश के नागरिक नहीं हैं, उन्हें मतदान सूची से बाहर निकाला जाना चाहिए। ये एक प्रोसेस हो रहा है, इसमें इतना दुख पाने का कोई विषय नहीं है। हम आसनसोल दक्षिण के विधायक है, हमारे माताजी पिताजी 80 इयर्स ओल्ड, उनको बुलाया गया, हमको तो खराब नहीं लगा। आज ये क्लेंजिंग हो रहे, शुद्धिकरण हो रहे। ये जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो लोग बोल रहे हैं, बेफालतू इशू बनाकर ये जो हैरेसमेंट लगातार जो पॉइंट्स हम लोग रेज किया है वो पब्लिक का सुविधा के लिए, राइट्स के लिए। भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी अपनी एसआईआर सुनवाई के बाद चुनाव आयोग से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि एसआईआर ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे आपको नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास एसआईआर फॉर्म नहीं है उन्हें भी आना चाहिए। मैं कहता हूँ जिसकी आपकी जिम्मेदारी, आपका अधिकार है, आपको आना चाहिए, आपको करेक्शन करना चाहिए, आपको वोट बनवाना चाहिए, ये तो अच्छी चीज है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आरएसएस स्वयंसेवक को टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा धमकाने और जबरन बयान देने के लिए मजबूर करने का वीडियो वायरल होने के बाद आरएसएस कार्यकर्ताओं ने नानूर पुलिस स्टेशन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा, the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का,
आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। क्यूआर कोड स्कैन करो, यूपीआई पिन डालो और 10,000 रूपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, यूपीआई कहता है यूपीआई पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में भारत इस बार निवेश, विकास और हरित ऊर्जा का ग्लोबल हब बनकर उभरा है। इंडिया पवेलियन निवेशकों के आकर्षण का केंद्र है, जहां केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी बड़े निवेश समझौते कर रही हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से भारत की विकास गाथा पूरी दुनिया के सामने रखी जा रही है। इंडिया पवेलियन में वैश्विक निवेशकों की भीड़ इस बात का संकेत है कि भारत आज दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बन चुका है। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के पहले ही दिन भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई। यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ने दावोस से ऐलान किया कि यूरोपीय संघ और भारत के बीच एक ऐतिहासिक समझौता अंतिम चरण में है। वॉन डेर लेयन अगले हफ्ते भारत दौरे पर आएंगी और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि होंगी। हमने बहुत देशों के साथ समझौते किए हैं, अभी भी काम करना बाकी है। हम एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की कगार पर हैं। ऐसा समझौता जो 2 अरब लोगों के लिए बाजार क्रिएट करेगा और ये वैश्विक जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। 2 billion people। मध्य प्रदेश सरकार ने गूगल एशिया पैसिफिक के अध्यक्ष संजय गुप्ता से आईटी, ITES और डेटा सेंटर परियोजनाओं पर चर्चा की। साथ ही एवरस्टोन ग्रुप और क्रेनसेंट एंटरप्राइजेस के साथ ऑटोमोबाइल, ईवी, रिन्यूएबल एनर्जी और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में निवेश को लेकर बातचीत हुई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने CII के ब्रेकफास्ट सेशन में कहा कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव सेंटर्स का बड़ा हिस्सा भारत में है और आने वाले समय में दुनिया ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के लिए भारत पर निर्भर होगी। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है और असम देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत का सबसे बड़ा और प्रभावशाली प्रतिनिधिमंडल मौजूद है और गुजरात AI, डिफेंस, टेक्सटाइल और GCC जैसे क्षेत्रों में नए निवेश अवसर तलाश रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे आकर्षक निवेश गंतव्य बन चुका है। आज यहाँ मौजूद हर कोई भारत के पवेलियन को देखने आना चाहता है, क्योंकि यह निवेश के लिए दुनिया का सबसे आकर्षक गंतव्य बनकर उभरा है। भारत की विकास गाथा आकार ले रही है, लेकिन इसे वास्तव में साकार और प्रदर्शित करने के लिए केवल हरित ऊर्जा और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे के लिए ही 350 अरब डॉलर से अधिक की आवश्यकता है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट है। We are the third largest। हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार है। अगले 5 वर्षों में 50 नए हवाई अड्डे बनाने की हमारी योजना है और 2047 तक जब हम एक विकसित भारत देखना चाहते हैं, तब तक देश में कुल हवाई अड्डों की संख्या 350 तक पहुंचाने का लक्ष्य है। महाराष्ट्र सरकार ने दावोस के पहले ही दिन 14.5 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड निवेश समझौते किए, जिससे 15 लाख से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने AI, ग्रीन एनर्जी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे भविष्य के क्षेत्रों पर वैश्विक कंपनियों से बातचीत की। कुल मिलाकर दावोस में भारत सिर्फ संवाद नहीं कर रहा, बल्कि निवेश, विश्वास और विकास का स्पष्ट संदेश दे रहा है कि भारत तैयार है आगे बढ़ने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो दावोस में दुनिया देख रही है भारत की ग्रोथ जर्नी को। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण का उद्घाटन किया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में स्केटिंग और हॉकी जैसे बर्फीले खेल शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह के मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आगाज हो चुका है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने एक रंगारंग कार्यक्रम के दौरान खेलो इंडिया विंटर गेम्स के पहले चरण का उद्घाटन किया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में स्केटिंग और हॉकी जैसे बर्फीले खेल शामिल होंगे। उद्घाटन समारोह के मौके पर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के आयोजन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। साथ ही उन्होंने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। पिछले 3 वर्षों से लगातार खेलो इंडिया विंटर गेम्स की होस्टिंग करना लद्दाख के लिए गर्व की बात है। ये इस बात का प्रमाण है कि देश ने लद्दाख की कैपेबिलिटी, कमिटमेंट और इवेंट मैनेजमेंट स्किल्स पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। इस वर्ष खेलो इंडिया विंटर गेम्स 7 दिनों तक आयोजित किए जा रहे हैं, जिनका शुभारंभ आज से हो रहा है और समापन भारत के गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के पावन अवसर पर होगा। यह तीसरी बार है जब लद्दाख खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयोजन कर रहा है। इस बार देश भर से 1000 से अधिक खिलाड़ी बर्फीले मैदान पर अपने खेल के हुनर का प्रदर्शन करेंगे। लेह के कई स्थानों पर आयोजित होने वाले इन खेलों में स्पीड स्केटिंग और शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग के अतिरिक्त इस संस्करण में फिगर स्केटिंग जैसे ओलंपिक खेल को भी शामिल किया गया है। प्रतियोगिता का समापन 26 जनवरी को होगा। बर्फ से ढके हिमालय के बीच लेह आज खेलों और जोश का केंद्र बन गया। शानदार माहौल में खिलाड़ियों ने अपनी ताकत का उम्दा प्रदर्शन दिखाया, जिससे विंटर स्पोर्ट्स का नया जोश देखने को मिला। कठिन मौसम में होने वाले ये मुकाबले भारत के विंटर स्पोर्ट्स में बढ़ते आत्मविश्वास और आगे की राह को दिखाते हैं। कैमरामैन जगमोहन के साथ अभिषेक प्रसाद, डीडी न्यूज, लेह। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल